सो टुडे वी आर गोना तो देखो बच्चों। सो हमें बात करनी है आज रिसर्च मेथडोलॉजी की। तो मैंने पिछले मेरी वीडियो में बताया था कि जो एम्स का पीएचडी सिलेबस है उसके एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार हम जानेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, कि क्या क्या रिसर्च डिज़ाइन पूछते हैं। और मैं इसमें ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस एम्स पूछता है, सो दैट यू कैन मेक दैट क्वेश्चंस राइट। सो पहली बात तो ये कि हम रिसर्च करते क्यों हैं। रिसर्च हम इसलिए करते हैं टू आंसर एनी क्वेश्चन या टू नो समथिंग कि वाई समथिंग इज़ हैपनिंग, तो ऐसा क्यों हो रहा है। एंड फिर अब आते हैं कि ब्रॉड एरियाज ऑफ मेडिकल रिसर्च है क्या। तो ऐसा है कि मेडिकल रिसर्च के ब्रॉड एरियाज इस बात पर डिसाइड करते हैं कि पहली तो बेसिस है कि पर्पज़ क्या रिसर्च का। ठीक है, तो पर्पज़ है क्या रिसर्च का। पर्पज़ ऑफ रिसर्च तो एक है कि हम बस ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, तो उसे एक्सप्लोरेटरी या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च बोल देते हैं। ये पहला नंबर है। फिर है दूसरा कि इंटरवेंशनल रिसर्च, जिसमें हम कुछ करते हैं, इंटरवीन करते हैं हम बेसिकली। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं दवाई दूँ ये, तो इससे फीवर कितना कम होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैंने नई दवाई बनाई है कि ये पैरासीटामोल से बेटर काम करती है नहीं करती है। तो इंटरवीन करूँ मैं रिसर्च, तो ये इंटरनेशनल रिसर्च हो जाएगी। अगर मैं जस्ट पता करना चाहता हूँ कि क्या करना है, ये मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं कि आज कितने भारत में कितने लोगों को टीबी है, तो ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। अब दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा, तो हम क्या डेटा यूज़ करते हैं, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये अनदर टाइप में हम रिसर्च डिज़ाइन को बांट सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि हमें जो हम इंफॉर्मेशन मेजर करना चाहते हैं वो नंबर किस फॉर्म में है और उसे हम एनालाइज कर पाएँ ईजिली। जैसे कि कितने लोगों को टीबी है, कितने लोगों को ऐसा है कि भारत में कितने लोगों को दिल की बीमारी है, कितने लोग दवाई लेते हैं उसमें से। और ऐसे कि अगर मैं देखूं तो सब नंबर्स में डील होता है यहाँ पे। इनमें जैसे चीज़ें आ जाती है कि इंसिडेंस कितना है, साल में कितने लोगों को डेंगू होता है, कितने लोगों को डेंगू बहुत गंभीर हो जाता है, प्रेवलेंस क्या है किसी डिजीज़ का, एड्स एचआईवी का प्रेवलेंस कितना है, ये सब चीज़ें। और दूसरी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव स्टडीज़। तो क्वालिटेटिव स्टडीज़ या रिसर्च मेथड वो होता है जिसमें वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि कैसा, फाइंड द रीजंस बिहाइंड इट। इसमें हम वी डोंट हैव ए क्वेश्चन इट सेल्फ, जस्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कि हम समझना चाहते हैं असल में हो क्या रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि एक्सप्लोरेटरी और ऑब्जर्वेशन रिसर्च है, तो उसमें हम कुछ इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, एक तो प्योर ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी इंटेरोगेशन, तो हम कुछ देखते नहीं है, बस हम देखते हैं बाहर से कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। एक होता है इंटरव्यू टाइप, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम पूछना चाहते हैं कि, जैसे मान लो कि अब हम पूछना चाहते हैं कि भारत में कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं अपने बच्चों को कितने दिनों तक मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो अब उसमें पूछेंगे कि मतलब कि हम देखेंगे कि हाँ चलो आप, अच्छा तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कुछ और भी देते हो क्या, आप कुछ पानी पिलाते हो ऊपर से। तो हम क्वेश्चन पूछ पूछ के, इसमें इंटरव्यू कर करके क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस जनरेट कर पाएँ। अच्छा तो ये क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं मान लूँ अब मैंने एक हाइपोथेसिस ये ले लेता हूँ कि मैंने ये देखा, अब मुझे ये देखा कि जो लोग, जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को कॉमन कोल्ड हो रहा है, यानी सर्दी खांसी सर्दी जुकाम जो हो रहा है, वो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों में ज़्यादा हो रहा है साल में, कुछ लोगों में सर्दी खांसी कम हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि जो ज़्यादा वाले लोग हैं वो अपना, क्या बोलते हैं, हाथ बार बार धोते हैं, कम, जिनको ज़्यादा बार हो रहा है वो अपना हाथ कम धोते हैं। और जिनको बहुत कम हो रहा है सर्दी खांसी, तो वो ज़्यादा बार हाथ धोते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि फिर मैं इनका पूछता हूँ कि अच्छा आप हाथ ज़्यादा बार धोते हो, ये तो ये है, मैं क्वेश्चन पूछ पूछ के उनसे इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि एक हाइपोथेसिस जनरेट हो जाए। तो हाइपोथेसिस है क्या, हाइपोथेसिस एक क्वेश्चन है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में हाथ धोने से सर्दी जुकाम कम हो जाता है क्या। तो ये हुआ। तो अब होगा क्या कि अब हम जाते हैं इंटरवेंशनल रिसर्च में। तो इंटरवेंशनल रिसर्च में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अब हम ये पता करते हैं, अब इंटरवीन करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हम दो, इंटरवेंशनल रिसर्च में हम इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन करते हैं हम कुछ चीज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक नई दवाई बनाई, जैसे पैरासीटामोल वाली, मैंने पैरासीटामोल है, एक और मैंने दवाई बनाई जिसका नाम है A12 A1B1,
मान लेते हैं उस दवाई का नाम। तो अब मैं कहता हूँ कि ये दवाई पैरासीटामोल से ज़्यादा फीवर कम, पैरासीटामोल अगर 1 डिग्री फीवर कम करी है तो 2 डिग्री फीवर कम करती है सेम अमाउंट में। तो मैं क्या करूँगा, मैं 200 लोग लूँगा जिनको फीवर है, इनको मैं बांट दूंगा 100 के ग्रुप में, फिर इनको पीसीएम दूंगा, इनको मैं A1 B1 गोली दूंगा, फिर देखूंगा कि किसमें कितना फीवर कम हो रहा है, कितने डिग्री में कम हो रहा है, फिर मैं उसका एनालिसिस करूंगा, फिर मैं बता पाऊंगा कि A1 B1 दवाई सही में जो मैं बोल रहा हूँ वही क्लेम कर रही है नहीं कर रही है। तो इन रिसर्च में इंटरवीन करते हैं हम, जैसे कि वैक्सीन देना, वैक्सीन ट्रायल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ट्रायल सारे इसमें आ जाते हैं। ट्रायल होता क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वह अलग है। अब ये तो इंटरवेंशनल रिसर्च हो गया। अब जो मैंने दो क्लासिफिकेशन बताई आपको कि हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी रिसर्च डिज़ाइन को बांट सकते हैं। तब क्वांटिटेटिव रिसर्च को बात करते हैं कि ये सारी की सारी जो आज की मेडिसिन है उसे हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो इसमें यह है कि हमारे पास एविडेंस होता है हर चीज़ का कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इस पेशेंट्स में देखा गया है। तो वो इसलिए देखा गया क्योंकि हमने उनमें क्वांटिटेटिव रिसर्च करी। तो जो हम हॉलमार्क यही है कि हम जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं वो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स में एनालाइज ईजिली कर सकते हैं। जैसे अब मैं जाता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है तो अब उनकी रिसर्च करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो लोगों का अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, उनका BP भी हाई है, उनकी एज भी ज़्यादा है, वो लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो स्ट्रेस को मैं क्वांटिफाई कर देता हूँ कि कैसे क्वांटिफाई करूँ, तो उसको 0 to 10 नंबर दे दिया कि आप कितना स्ट्रेस में रहते हो, तो आप अपने खुद इसके हिसाब से नंबर डिज़ाइन करो। तो इन चीज़ों में हम क्वांटिटिव रिसर्च इन 3 पैरामीटर्स पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वांटिटिव रिसर्च के अंदर आता क्या है, बात है केस कंट्रोल स्टडीज़। तो केस कंट्रोल स्टडीज़ है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम पास्ट में देख रहे हैं कि क्या हुआ। जैसे अब मैं जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे अब मैं मानता हूँ कि एक बंदा है, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है। तो पर्सन 1 में लंग कैंसर है और पर्सन 2 में पर्सन 1 लंग कैंसर है। तो ये केस हो गया। तो ये पर्सन को आज प्रेजेंट में लंग कैंसर है, तो ये केस हुआ। अब मैं इसका क्या करूँगा, अब मैं इसका कंट्रोल ढूंढूंगा। कंट्रोल का मतलब ये है कि ऐसा पेशेंट ढूंढूंगा जिसमें लंग कैंसर ना हो और उसकी करेक्टरिस्टिक सारी सिमिलर हो। जैसे कि उसकी एज भी सेम रेंज में हो, उसका जेंडर भी सेम रेंज में हो, वो खाता भी वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन ही खाता हो, अगर पेशेंट 1 वेजिटेरियन खाता है तो पेशेंट 2 भी वेजिटेरियन खाता है। अगर फिर मैं देखूंगा कि इन दोनों में लंग कैंसर के चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ये बंदा तो पेशेंट 1 स्मोकिंग करता है और फिर मैं ये अगर मैं नॉन स्मोकिंग लेकर आता हूँ, अगर मैं अब मैं क्या करूँगा, सारे फैक्टर्स को मैं सेम रखूँगा, एज जेंडर, बस कोई एक फैक्टर चूज़ करूँगा स्मोकिंग वर्सेस नॉन स्मोकिंग देखने के लिए कि कुछ इसमें लंग कैंसर वेरी करता है नहीं करता। तो इन पेशेंट्स को मैं पास्ट में प्रेजेंट में कंपेयर कर रहा हूँ ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ पास्ट। उनको पास्ट में कुछ हुआ था, तो स्मोकिंग तो बंदा काफ़ी साल से करेगा ना, तब जाके उसको लंग कैंसर होगा, और नॉन स्मोकिंग बंदे से हो नहीं रहा। तो मैं सारे करेक्टरिस्टिक सेम रखूँगा और सिर्फ एक चेंज करूँगा, स्मोकिंग वर्सेस नॉन स्मोकिंग। तो ये है। अब होता है हिस्टोरिकल कोहार्ट। अब हिस्टोरिकल कोहार्ट को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कोहार्ट क्या होता है। कोहार्ट स्टडी होती है प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। अब प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट में होता क्या है कि हम कुछ नहीं करते, हम बस एक कम्युनिटी उठाते हैं और उसमें एनालाइज करते हैं डाटा। जैसे अब कम्युनिटी उठा लेते हैं, इस कम्युनिटी में 10,000 लोग हैं। अब हम 10,000 पर्सनस को डाटा एनालाइज करेंगे पर ईयर। पर ईयर सबका LDL देखेंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, BP देखेंगे, और देखेंगे कि वो एक्सरसाइज कितनी करते हैं, ये सब हम देखेंगे। अब फिर हम देखेंगे कि आगे चल के किन लोगों में हार्ट अटैक होता है, किन लोगों में हार्ट अटैक नहीं होता। फिर हम देखेंगे कि अच्छा, तो अब हम फिर देखेंगे कि जो लोगों का एक्सरसाइज कम करते हैं, जिनको BP ज़्यादा रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो ये होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, कोहार्ट स्टडी, कि आज से हमने कोहार्ट उठाया, हम उनको एनालाइज करते जा रहे हैं, तो ये स्टडी आगे चलती जाती है। तो ऐसे अगर ये स्टडी पूरी, अगर ये चीज़ें पूरी हो गई है, ये डाटा है हमारे पास, अब हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि ये पहले का डाटा है, अब हम इसे एनालाइज कर रहे हैं, तो अभी हिस्टोरिकल कोहार्ट बन जाता है कि पहले के लोगों का डाटा है। तो प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी अभी भी चल रही है, हिस्टोरिकल कोहार्ट स्टडी खत्म हो चुकी है। अब एक होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी।
अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये होता है कि जैसे मान लो कि ये पूरे ये पेशेंट 1 है, ये पेशेंट 2 है, ये पेशेंट 3 है, ये पेशेंट 4 है, ये पेशेंट 5 है, ये पेशेंट 6 है। तो अराउंड कुछ मान लेते हैं कि 10,000 लोग हैं एक जगह पे, ठीक है। अब होता क्या है आगे जाके कि जैसे मान लो कि अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक को टीबी हो गया, जैसे अब मैं मान लेता हूँ कि ये 2024 की बात है, ठीक है। तो 2021 की बात है, ठीक है। तो एक को टीबी हो गया, अब दूसरे को टीबी हुआ इतनी ड्यूरेशन तक, ये टाइम पीरियड बता रहा हूँ मैं कि उसको 2021 से लेकर 2022 तक टीबी हुआ। मैं वापस बना देता हूँ ये समझाने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि एक को टीबी हुआ इतनी देर तक, यानी 1 साल तक। तो इसको 2021 में टीबी शुरू हुआ और 2022 में इसको इलाज कर लिया। अब एक पेशेंट है, इसको टीबी हुआ ही नहीं कभी, 3 को टीबी हुआ 2023 में जाकर, और इसका भी टीबी ठीक नहीं हुआ। तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब आ गया 2024। अब हो गया कि एक चौथा पेशेंट है, उसको टीबी हुआ, उसका टीबी यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया। अब है पांचवा पेशेंट जिसको टीबी हुआ, और ये जाके हुआ 2023 से लेकर 2024 तक। और एक है छठा पेशेंट जिसको टीबी कभी हुआ ही नहीं। तो अब मैं अगर देखूं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब ये है कि मैं एक ही टाइम पॉइंट पे देख रहा हूँ। जैसे अब मैं बोलूँ कि 2022 में या 2021 के और 22 के बीच में, जस्ट एग्जैक्ट जून 2021 में कितने लोगों को टीबी था। तो अगर एक ही टाइम पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सिर्फ एक सेक्शन, तो इसे सेक्शन काट दिया मैंने तो क्रॉस सेक्शनल हो गया। तो अब देखूँगा तो एक ही बंदे को टीबी था। अब मैं पूछूं कि जून 2023 में कब था, तो ये जून 2023 का हो गया टीबी। तो यहाँ पे 2 बंदों का था। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब ये होता है कि हम इस पे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी हमें चीज़ें जाननी है कि उनकी एज कितनी थी, सब कितना था, और बस हम एक टाइम पे जानते हैं, उनको फॉलो अप नहीं करते। तो यही मेन डिफरेंस है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम पेशेंट के बारे में जानते हैं और बस ख़त्म, एक बार जाना। और फिर कोहार्ट में क्या होता है, कोहार्ट में यू कीप ऑन फॉलोइंग पेशेंट। तो कोहार्ट में आप पेशेंट को लेते हो, उनका डाटा रिकॉर्ड करते रहते हो, रिकॉर्ड करते रहते हो, रिकॉर्ड करते रहते हो। ये होता है कोहार्ट और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिफरेंस। अब इसमें आ जाता है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही। तो अब एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो ये होते हैं सारे ट्रायल्स जितने भी होते हैं, जैसे वैक्सीन का ट्रायल कि वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, कोई दवाई काम करेगी नहीं करेगी, कोई डिवाइस काम करेगा नहीं करेगा। तो जो आजकल ट्रायल होते हैं उन्हें बोलते हैं आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो ये होते हैं वह क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों करते हैं? दे उनको ये हमें सोशल फिनोमिना समझने में हेल्प करती है, जिसकी हम जानना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ के लोग इतनी दूर पानी भरने क्यों जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा यहाँ पे आपके पास ये वो बताएंगे कि हमारे आसपास पानी नहीं है, ये हमारा नलका था इसमें से पानी नहीं आता है, ये कुआं है इसमें से पानी, इसका पानी सूख गया है। तो हमें पता लगा कि अच्छा इसका मतलब ग्राउंड वाटर कम हो गया है। अब ग्राउंड वाटर कम हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी है जो नीचे से ग्राउंड वाटर निकाले जा रही है और अपना यूज़ की जा रही है। अब एक ये हो गया ये प्रॉब्लम। एक दूसरी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि देखा गया कि वाई डॉक्टर्स स्मोक डिस्पाइट नोइंग हेल्थ रिस्क। तो पता होता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, फिर भी डॉक्टर्स जो खुद जानते हैं वो स्मोक क्यों करते हैं। तो ये हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च से नहीं पता कर पाएंगे, ये हम डॉक्टर से बात करेंगे कि अच्छा आप क्यों नहीं कर पाते हो, आप क्यों करते हो। तो कहेंगे कि हमें पहले आदत लग गई थी, आज छूटती नहीं है, सिगरेट की आदत बहुत बेकार होती है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प्स अस कि कहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है इन रियलिटी। तो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है। इसमें कोई नंबर जैसे कि इंसिडेंस, प्रेवलेंस, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो अब टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी होता क्या है? कोई केस की स्टडी, अच्छा कि किसी एक पर्सन से बात करना, इंटरव्यूज़ कि मल्टीपल इंटरव्यूज़ लेते हैं, जाके हर एक बंदे से बात करते हैं, अच्छा आप कोई दिक्कत हो रही है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। फिर होता है एक फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप इतने लोगों को अपने आसपास बिठा देते हो, फिर आप उनसे एज ए बात करते हो, या आप हो कि हाँ हर एक से पूछते हो, फिर टॉपिक लेकर आते हो कि अच्छा बताओ कि स्कूल में शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, मिड डे मील में क्या खामियां। तो अपने अपने ये लोग विचार बता रहे हैं। एक अलग टाइप है कंसेंसस मेथड, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। तो इसमें होता क्या है कि ये मेथड इस टेक्निक पे बेस्ड है कि अगर मैं एक बंदे से पूछूं, इससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं बहुत सारे लोगों से पूछ लूँ इकट्ठा, ये सारे लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं, और मैं ऊपर जजेस बिठा दूँ
ये सारे लोग हो गए। यहाँ पे मैं 3 जज बिठा दूँ कि अब मैं 3 जज क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर निकालेंगे और फिर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज पे डिसाइड करेंगे कि क्या कंसेंसस है पूरे ग्रुप का। तो कंसेंसस मेथड इसलिए नाम दिया गया, इसको डेल्फी टेक्निक भी बोलते हैं, कि इस टेक्निक पे बेस्ड है कि जजमेंट, ग्रुप जजमेंट इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल जजमेंट। अब कोई एक बंदा बोलेगा नहीं यार मुझे बाइक अच्छी लगती है, तो आप बोलो कि बाइक ही सबसे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर आप 10 लोगों से बात करो, फिर इकट्ठा बात करो, पता लगा कि 8 लोग तो ये बोल रहे हैं कि कार अच्छी है क्योंकि बारिश में प्रोटेक्शन देती है कार, कार के 4 पहिए होते हैं, बैलेंस करना ईजी होता है, उसमें गर्मी में एसी होता है तो ठंड में एसी में गर्मी में काम आता है, तो इसलिए। अब क्वेश्चंस, तो इस पे फोकस करना कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है गाइडलाइंस का। तो अब हमें रिसर्च होता है ना, तो रिसर्च के प्रोटोकॉल सेट होते हैं कि आपको किस प्रोटोकॉल में करना चाहिए। तो आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो एक क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट है, तो इसका प्रोटोकॉल सेट है कि यू शुड गाइडलाइन कंसोर्ट। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से गाइडलाइन यूज़ की जाती है, तो कंसोर्ट नाम है इस गाइडलाइन का, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि सारे लोग स्टैंडर्डाइज हो जाए, एक तो कि सारे लोग इसी फॉर्मेट में अपना ट्रायल कंडक्ट करें। इसमें चेकलिस्ट होती है कि आपने ये कर लिया, ये कर लिया, आपने रैंडमाइजेशन कर लिया। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी पेशेंट चूज़ कर रहे हो तो रैंडमली कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं इस पेशेंट को ही चूज़ करूँगा या उसको नहीं करूँगा। तो आपको भी नहीं पता होता आप किस पेशेंट को चूज़ करने वाले हो, किसको दवाई मिलेगी किसको दवाई नहीं मिलेगी। तो हम आरसीटी के फ्लो में समझेंगे। तो की एलिमेंट्स होते हैं ये, इनके की एलिमेंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद जरूर रखना है कि कंसोर्ट इसकी गाइडलाइन होती है। वैसे जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं उनकी गाइडलाइन होती है स्ट्रोब, उनको स्ट्रोब बोलते हैं, STROB, इसकी फुल फॉर्म ये रही, स्ट्रेंथनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी। अब होती है सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो ये एक टाइप की रिसर्च स्टडी होती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि SRM में होता क्या है। तो ये ऐसा होता है कि इसकी गाइडेंस प्रिज्मा है, ये याद रख लो, प्रिज्मा। अब सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस होता क्या है मैं भी बता देता हूँ आपको। अब होता क्या है कि ये इसलिए आया है, पहले ऐसा होता था कि अगर मैं कंपेयर करूं 2 लोगों को, एक को लंग कैंसर है एक को लंग कैंसर नहीं है, ठीक है, तो ये केस है, ये कंट्रोल है। अब देखा गया कि ये केस वाला स्मोकिंग करता है इसलिए है, कंट्रोल वाला स्मोकिंग नहीं करता है इसलिए नहीं करता स्मोकिंग, तो इसलिए नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्मोकिंग ही कैन कोज लंग कैंसर, तो बस एक केस कंट्रोल है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी हमारी आरसीटी की वैल्यू होती है। आरसीटी की वैल्यू की मतलब कि जैसे हम बोलें कि अच्छा 100 लोग हैं, ये लोग 100 लोग हैं, ये 100 लोग हैं। अब ये 100 लोगों को मैं ये पेप्सी पी रहे हैं, ये 100 लोग पानी पीते हैं, पेप्सी नहीं पीते। तो पेप्सी पीने वालों में ज़्यादा कुछ दिक्कत है या पानी पीने वालों में कम दिक्कत है, तो ऐसा हम इंटरवीन करके कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करके कर रहे हैं, तो आरसीटी है। अब ऐसा होता है कि मल्टीपल एक ही चीज़ की आरसीटी बहुत बार जाती है। जैसे हम मान लूँ कि कोई ड्रग है, जैसे मान लो कि कोई जैसे एंटी कैंसर ड्रग है, तो एंटी कैंसर ड्रग है। अब मैं लेता हूँ एक आरसीटी करता हूँ कि कैंसर वाला पेशेंट उठाता हूँ, उठा लिया मैंने 200 पेशेंट जिनको कैंसर है। अब मैं कहता हूँ कि इनमें से 100 पेशेंट को मिलेगी दवाई, 100 पेशेंट को मिलेगी पुरानी दवाई, इनको मिलेगी न्यू मेडिसिन जो अभी बनाई है हमने, इनको मिलेगी ओल्ड मेडिसिन। अब देखता हूँ कि मैं न्यू मेडिसिन वालों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट है ओल्ड मेडिसिन वालों से। अब होगी ये एक आरसीटी, तो एक आरसीटी कह रही है कि न्यू मेडिसिन बढ़िया है। फिर एक नई आरसीटी करी मैंने, आरसीटी नंबर 2 किसी और ने करी, वो कहता कि नहीं यार ओल्ड मेडिसिन बढ़िया है, उसको ये रिजल्ट मिला। किसी थर्ड बंदे ने करी, उसने कहा कि ओल्ड मेडिसिन ही बढ़िया है, न्यू मेडिसिन बढ़िया नहीं है। किसी चौथे बंदे ने करी कि न्यू मेडिसिन बढ़िया है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी आरसीटी बेस्ट है? तो इसको एनालाइज करने के लिए हम करते हैं सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो अब ये करते हैं हम सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो इसलिए SRM में किया जाता है कि ये पता लगाता है कि जो मल्टीपल स्टडीज़ हुई हैं उनका एट लास्ट क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो उसकी गाइडलाइन है प्रिज्मा। तो प्रिज्मा का नाम याद कर लो, ये पूछा जाता है। अब डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी, तो कोई डायग्नोस्टिक है जैसे कि कोई टेस्ट है वो कितना बढ़िया है कितना नहीं है, उसकी गाइडलाइन स्टार्ड है, उसका नाम स्टार्ड है। फिर आती है क्वालिटेटिव रिसर्च की गाइडलाइन, SRQR, इसका नाम भी याद रख लो। ये घबराइए मत, आपको ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा नोट्स के एट लास्ट, आप वो चले जाना उस पर।
अनदर इकोनॉमिक इवेल्यूएशन, तो ये हमारे काम का नहीं है, ये जल्दी हम नहीं यूज़ करते। फिर केस रिपोर्ट्स आता है, केस रिपोर्ट्स की गाइडलाइन है हमारे पास केयर करके, केस रिपोर्ट गाइडलाइन, सिंपल नाम याद हो जाएगा। फिर एनिमल रिसर्च की एक गाइडलाइन है अराइव करके, एनिमल रिसर्च रिपोर्टिंग इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल ही है। एक है जेनेटिक एसोसिएशन स्टडीज़, तो जेनेटिक एसोसिएशन स्टडीज़ हम करते हैं तो इसकी गाइडलाइन स्ट्रेगा, तो आपको नाम याद रखना है बस। फिर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च, तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट में रिसर्च स्क्वायर करके गाइडलाइन आती है, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च यूज़ करते हैं हम। क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता क्या है, जैसे अब मैं ये मान लूँ कि एक हॉस्पिटल है जिसमें अ, ये हॉस्पिटल का नक्शा है, ठीक है, ये एंट्री गेट है। अब ये इमरजेंसी है हॉस्पिटल की, जहाँ पे सारे इमरजेंसी केसेस आते हैं। अब इन्होंने ये देखा कि अगर इमरजेंसी रूम को शिफ्ट यहाँ कर दिया जाए जहाँ गेट है पास में, तो पेशेंट को थोड़ा टाइम बच जाता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में। तो उन्होंने ये करके देखा और कहा कि यार ये करने से काफ़ी अच्छा मोटेलिटी, लोग लोग बढ़िया तरीके से इलाज ले रहे हैं, लाइक उनकी लाइफ इंक्रीज़ हो रही है। तो हमने क्वालिटी इंप्रूव कर दी किसी चीज़ की, तो ऐसी स्टडीज़ को क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्टडीज़ बोलते हैं। तो इसकी गाइडलाइन स्क्वायर है, तो याद रखना। सो अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है पूरी पीडीएफ का, या मीडियम का ब्लॉग पेज है, आप जाना उस पर देख लेना ये। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताना, आगे हम और इसकी रिसर्च में रोल्स की वीडियोस बनाएंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या वो पूछते हैं। थैंक यू।